बिहारपुर के जंगल में कड़क सेठ रहता था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी। कड़क का एक बेटा था कालू। कालू दिन भर मोटरसाइकिल चलाता था और यहाँ वहाँ पैसे लुटा रहा था। कड़क सेठ कालू की इन हरकतों से बहुत नाराज हो जाता है और एक दिन उसे अपने पास बुलाता है। कालू, तुझे क्या लगता है ये इतनी बड़ी जमीन जायदाद मैंने ऐसे ही खड़ी कर दी है? इसमें मैंने खून पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और एक तू है जो सब कुछ बर्बाद करने में तुला हुआ है। दिन भर कोई काम धाम नहीं करता, बस आवारागर्दी करता रहता है। तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, इतना भरी हुई फीस बेकार गई। तू एक छोटी सी नौकरी के लायक भी नहीं है। लेकिन पिताजी, हमारे पास सब कुछ तो है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत? हाँ, जब समय आएगा तो मैं सब संभाल लूंगा। किसने कहा कि तुझे ये जमीन जायदाद मिलेगी? तू किसी लायक ही नहीं है। मैं तेरे नाम कुछ भी नहीं करूँगा। पहले एक काम तो करके दिखा, तब तो मैं मानूं कि तू किसी काबिल है। ये सुनकर कालू बहुत घबरा जाता है। उसने अपने पिताजी को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। ठीक है पिताजी, मैं एक कोला की दुकान खोल देता हूँ। कोला की तो हजारों दुकानें हैं, तू कुछ अलग कर। फायर कोला की दुकान चला कर दिखा। मैं एक साल बाद तुझे देखूंगा कि कितना आगे बढ़ा है तू। लेकिन पिताजी, मैं तो कभी फायर कोला सुना भी नहीं हूँ, दुकान कैसे चलाऊंगा? काम शुरू करो और सब सीखते जाओ, मेहनत सब सिखा देगी। कालू ये सुनकर और घबरा जाता है, लेकिन अपने पिताजी की बात मान जाता है और अगले दिन से फायर कोला की दुकान खोल लेता है। ये क्या फंस गया मैं? कालू कोला में फायर लगाने की दिन रात प्रैक्टिस करता था और बहुत मुश्किल से 2 दिनों बाद उसे फायर सोडा बनाना आ जाता है। बेटा, ये क्या दुकान खोले हो? हरिया काका, फायर सोडा है ये, एक बार पी के तो देखो। ठीक है, तुम बच्चे भी क्या क्या काम करते रहते हो, मुझे एक फायर कोला देना तो। जी अभी लो। कालू ऐसे तैसे करके एक फायर कोला बनाकर हरिया को दे देता है। तो हरिया कहता है, वाह कालू बेटा, तुमने तो बहुत ही टेस्टी फायर कोला बनाया है। मैं और लोगों के साथ फायर कोला पीने फिर आऊंगा। अरे कहीं ये मुझे पिटवाने के लिए और लोगों को तो नहीं लेकर आने वाला है। दादी ने मुझे कहाँ फंसा दिए। फायर कोला के काम में सादा कोला भी बेच सकता था ना। मैंने तो जैसे तैसे फायर कोला बनाकर दे दिया था। कालू, जो मुझे तुमने फायर कोला दिए थे ना, वो मेरे इन पोते पोतियों को भी दो। अगर मुझे अच्छा लगा तो इन्हें भी अच्छा ही लगेगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है और कालू उनके लिए फायर कोला बनाकर दे देता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, लोगों को मेरा फायर सोडा पसंद आ रहा है। हाँ कालू बेटा, तुम्हारी मेहनत सभी को पसंद आ रही है। देखो तुम्हारा फायर सोडा पीते ही लोग कितने खुश हैं और सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद से कालू का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अलग अलग फ्लेवर्स के फायर ड्रिंक्स तैयार करने लगता है। फायर मैंगो, फायर ऑरेंज वगैरह वगैरह। ऐसे अचानक से उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगने लगती है। कालू अब दिन रात मेहनत करता था। मुझे एक फायर मैंगो देना, मुझे फायर कोला और ऑरेंज मिक्स करके देना। भाई, मुझे तो रेगुलर फायर कोला ही अच्छा लगता है। जी ये लीजिए आपके फेवरेट फायर ड्रिंक्स। इसके बाद से कालू का आग वाला ड्रिंक पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और 1 साल कब बीत गए कालू को पता ही नहीं चलता। 1 साल बाद उसके पिताजी उसके पास आते हैं। क्यों कालू, दुकान कैसी चल रही है बेटा? पिताजी, 1 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आपका कहना बिल्कुल सही है। सादा कोला तो कोई भी बेच लेता है, लेकिन फायर कोला बेचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे बनाना ही मुश्किल है। आपने मुझे मेहनत की कीमत सिखाई है पिताजी। मैं अब जमीन जायदाद की असली कीमत समझा हूँ कि कितनी मेहनत से सब कमाया जाता है। मेहनत की कमाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है बेटा। तू पूरी मेहनत कर और अपना और अपने घर का नाम आगे बढ़ा। और फिर कालू अपनी मेहनत से और तरक्की करता है और अपने घर परिवार का बहुत जिम्मेदारी से ख्याल रखता है।
मूंगा गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था। बबलू एक बार बेकरी की दुकान खोलता है तो गांव के लोग उसे उधार में केक, ब्रेड वगैरह ले जाते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे। इस वजह से उसे बेकरी बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोलती है, क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो ना पीलू कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा इतना नुकसान आखिर क्यों होता है। आपको नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपका बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, लेकिन ऐसा आगे से चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। तुम सही कह रही हो पीलू। मैं अब एक आखिरी बार कोई काम शुरू करके देखता हूँ। अगर अच्छे से चला तो ठीक है, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। हम यही कुछ काम कर लेंगे, मगर आप उधार किसी को नहीं देना, ये सोचकर ही काम शुरू करो। ठीक है, एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू, मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ किसकी दुकान है, किसकी नहीं है। मैंने देखा कि हमारे गांव में सब्जी की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से सब्जियां खरीद रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब्जी की दुकान लगाऊंगा। ये तो सच में बहुत अच्छी आइडिया है। अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। बबलू के बहुत बार कहने के बाद भी बहुत से गांव वाले अभी भी उससे बिना पैसे दिए सब्जी ले जाया करते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठती है कि लोग बिना पैसे दिए सब्जी नहीं ले जा पाए। एक दिन डॉक्टर बबली उनकी दुकान में आती है। पीलू, बबलू, तुम्हारी दुकान में सलाद का वेजिटेबल्स है क्या? डॉक्टर मैडम, ये लीजिए सलाद के वेजिटेबल्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन थोड़े महंगे हैं। मैं इन वेजिटेबल्स की सलाद खाती हूँ। ये स्वादिष्ट तो होते ही है, लेकिन फायदेमंद भी बहुत होते हैं। और रही बात कीमत की, तो हेल्थ इज वेल्थ। अभी मौसम बदलने वाला है और ये आने वाली गर्मी के मौसम में गर्मी से बचाएगा। मुझे ये 5 किलो दे दो। डॉक्टर बबली की जाने के बाद पीलू बबलू से कहती है, सुनिए जी, डॉक्टर मैडम क्या कह रही थी? सुना ना आपने कि इस साल बहुत गर्मी होने वाली है और गर्मी से बचने के लिए वेज सलाद फायदेमंद होगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो वेज सलाद से लोगों को गर्मी में बहुत फायदा होगा। इसका मतलब हम खुद ही वेज सलाद बेच सकेंगे और पूरे गांव में हमारे अलावा कोई नहीं है। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे। हम क्यों ना एक प्लेट बनाकर उसको बेचें? कुछ ही दिनों में लोगों को गर्मी से परेशानी होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर बबली सबको वेज सलाद खाने की सलाह देती है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सुनिए गांव वालों, भाई और बहनों, मैं आप लोगों को अब से उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसा देकर वेजिटेबल सलाद खरीदो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर गर्मी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वो पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत को भी नुकसान नहीं होता है और वो सब अब सबक ले लेते हैं कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी। जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा 2 में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई, माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ।
अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी पिताजी, मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता, किताब में रेलगाड़ी के चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है? ये भी कोई समस्या है? जाओ ना स्कूल की दीवार पे बना दो। दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी पिताजी, आज ना मुझे कलर चॉक पीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देती है। ये क्या किया तुमने बंटी? मेरी 50,000 की मशीन खराब कर दिया, अब इसका हर्जाना तुझे देना होगा। इनकी दुकान तो अब जोर शोर से चलने लगी है, मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये मशीन मैं चोरी कर लूंगा। एक गांव के जंगल में पीलू अपना ऑमलेट का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर मशीन रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन उनकी बहुत आमदनी नहीं होती थी। एक दिन बंटी जब कड़क सेठ के घर में मशीन रिपेयर कर रहा था, उसकी मशीन अचानक से और खराब हो गई। ये क्या किया तुमने बंटी? मेरी
50,000 की मशीन खराब कर दिया, अब इसका हर्जाना तुझे देना होगा। लेकिन सेठ जी, मैं 50,000 कहाँ से लाऊंगा? मैं बहुत ही गरीब हूँ। वो मैं नहीं जानता, तू मुझे पैसा लाके दे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसे ही उदास मन से बंटी अपने घर आता है और पूरी बात पीलू से कहता है। तो पीलू कहती है, ये तो हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वैसे भी हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो ऊपर से और ये 50,000 का नुकसान भरना पड़ेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलिए मैं किसी से उधार लेके आती हूँ। तो बंटी कहता है, मैं भी हरिया काका से कुछ रुपये उधार लाता हूँ। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी पैसे उधार लेने के लिए चले जाते हैं। बंटी और पीलू हरिया तोता के पास पहुँचते हैं। बंटी कहता है, हरिया काका, मुझे कुछ रुपये उधार चाहिए थे, बदले में मैं तुम्हारे यहाँ आधी सैलरी में काम कर लूँगा। तो हरिया कहता है, अरे तुम जैसे होनहार मैकेनिक को उधार की जरूरत कैसे पड़ गई? पीलू बोलती है, इन्हें अपने काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हरिया काका, अगर हमें पैसे वापस नहीं किए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए। बंटी बोलता है, हाँ हरिया काका, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, बदले में मैं आपके यहाँ काम कर लूँगा। हरिया बोलता है, अरे तुम लोग घबराओ मत, काम दाम में तो नफा नुकसान होता रहता है। वैसे तुम्हारा ऑमलेट का काम कैसे चल रहा है पीलू? पीलू बोलती है, मैं अकेले ज्यादा ऑमलेट नहीं बना सकती हूँ, तो बहुत कम आमदनी होती है। तो बंटी तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाने की मशीन बना देगा, जिससे तुम तेजी से ऑमलेट बना सकोगी और तुम्हारा बहुत मुनाफा भी होगा। अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? हरिया काका, आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। अब मैं आपकी मदद से पीलू के लिए ऑमलेट मशीन बना दूंगा। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू की ऑमलेट बनाने की मशीन तैयार कर देता है और वो लोग मिलजुल कर ऑमलेट बनाने लगते हैं। जल्दी ही एक दिन कड़क सेठ उनकी दुकान में आता है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब मशीन बनाई है। ऐसी मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और इसका स्वाद भी बहुत टेस्टी है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। ये लीजिए 20,000 रुपये, बाकी मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की दुकान के सामने बहुत से ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अरे बंटी भैया, ये तो गजब की मशीन बनाई है आपने। मुझे इस मशीन के 3 ऑमलेट दे दो। तो दूसरा ग्राहक कहता है, हाँ हाँ, कड़क सेठ भी तारीफ करके गए हैं, इसमें जरूर कोई न कोई खास बात होगी। मुझे 5 ऑमलेट देना। उनकी दुकान चलती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। पीलू की दुकान के सामने उसकी अंडा पाव की दुकान थी। वो पीलू और बंटी की दुकान की भीड़ देखकर सोचता है, इनकी दुकान तो अब जोर शोर से चलने लगी है, मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये मशीन मैं चोरी कर लूंगा, उसके बाद ये लोग कड़क सेठ का उधार भी नहीं चुका पाएंगे, फिर तो इन्हें जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा। कालू उसी रात को पीलू और बंटी के घर जाता है और खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे जोर का करंट लगता है और वो चीख उठता है। पीलू चिल्लाती है, चोर चोर चोर। दोनों पति पत्नी कालू को झाड़ू से पीटने लगते हैं। पीटो इसे। अरे ये तो कालू है। कालू भाई, आप हमारे इस मशीन के साथ क्या कर रहे थे? तो कालू कहता है, अरे मुझे पहले इस करंट से तो बचाओ। बंटी मशीन का प्लग निकालता है और कालू को करंट लगना बंद हो जाता है। हाय, मैं तो जल गया। मैं तुम्हारी मशीन चोरी करने वाला था बंटी, क्योंकि तुम्हारे ऑटोमेटिक ऑमलेट मशीन से मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। अब तो मैं काम करने लायक ही नहीं रहा। तो पीलू कहती है, आपकी हालात देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप हमारे यहाँ काम करो, लेकिन
वादा करो कि अब से धोखाधड़ी नहीं करोगे। कालू बंटी की दया देखकर उसे वादा करता है कि वो अब से पूरी ईमानदारी से काम करेगा। उसके बाद से बंटी और पीलू की ऑमलेट बनाने की मशीन से बहुत अच्छी कमाई होती है और वो लोग कड़क सेठ का उधार भी चुका देते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस के एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। माँ, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तो कैसी परीक्षा ले रहा है। मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। अब मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी? ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा। मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया।
पीलू के डबल डेकर ऑटो में बहुत से सवारी बैठ जाते थे। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत साल पहले पीलू एक गांव में मुर्गियों का व्यापार करती थी, लेकिन पीलू के पास जो भी मुर्गी होती वो चुपचाप भाग जाती थी। लेकिन उसके पास एक मुर्गी थी जो बहुत सालों में घर के बाहर भी नहीं गई और उसे रोज एक अंडा देती थी। पीलू सोच में पड़ जाती कि वो एक अंडे का क्या करे, क्योंकि एक अंडा तो कोई नहीं खरीदेगा। पीलू सोचती है, अब मैं इस एक अंडे का क्या करूं? मेरे पास तो कोई मुर्गी टिकती ही नहीं है। पता नहीं मुर्गियों को मैं क्यों ना पसंद हूँ। एक ही मुर्गी है जिसको मैं लवली कहती हूँ। इसका एक अंडा कौन खरीदेगा? मैं ही खा जाती हूँ। वैसे भी एक अंडा बेचकर पैसे तो मिलने से रहे, कम से कम अपना पेट एक अंडे से तो भर ही लूंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू अपनी मुर्गी के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। अब बहुत दिनों से बाहर नहीं गए हैं। इस मुर्गी को घर में ही नहीं छोड़ सकती, क्या पता ये भी भाग जाए। तभी उसे एक बूढ़ी पक्षी बबली एक पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। अरे बूढ़ी आंटी, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? कौन है? मुझे भूख लगी है, भूख लगी है मुझे। अरे आंटी जी, मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी लवली मुर्गी एक अंडा दे देती है। पीलू तुरंत ही उसे बबली को दे देती है। बबली उस अंडे को खा लेती है। बेटी, तुमने अपनी मुर्गी का अंडा खिलाकर मेरी भूख मिटाई है। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी। ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। उस अंडे को तुम पंखे में रख देना और घुमाना। जब अंडा घूम रहा होगा तब तुम उससे जो मांगोगी वो मिल जाएगा। फिर वो बूढ़ी बबली वहाँ से चली जाती है। पीलू घर आती है और फिर अगले दिन लवली मुर्गी सोने का अंडा देती है। पीलू उस अंडे को पंखे में रख देती है। सोने के अंडे, मुझे ढेर सारे पैसे दो। अरे ये क्या? इससे तो कोई पैसा नहीं आया। आंटी जी तो कह रही थी चलो सोने के अंडे, मुझे पैसे कमाने का रास्ता बताओ। उसी गांव में खड़क सेठ था। वो लोगों से शर्त लगाकर पैसे कमाता था। पीलू उसके पास जाती है। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तू मुझसे क्या शर्त लगाएगी पीलू? तू पिद्दी चिड़िया है, तेरे पास एक मुर्गी ही तो है, ले देकर चल। मैं तेरे साथ भी शर्त लगा लेता हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे खड़क सेठ। जा जा, एक मुर्गी से 50 मुर्गियाँ निकाल के दे मुझे। फिर पीलू शर्त लगाकर चली जाती है और सोने के अंडे को पंखे में रखकर उसे 50 मुर्गियाँ मांगती है। सोने का अंडा उसे 50 मुर्गियाँ दे देता है। अगले दिन खड़क सेठ ये देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ। भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। अरे तुम शर्त जीती, मैं हार गया। ये लो 5 लाख रुपए, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो मैं एक और शर्त लगाता हूँ। कल सुबह 500 ऑमलेट चाहिए मुझे, नहीं तो तुम मुझे 10 लाख दोगी या मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। मंजूर, लेकिन कल वो सारी चिड़िया रहेंगी जिनकी जमीन तुमने ले रखी है। अगर तुम कल हारे तो तुम उन सब की जमीन के कागजात वापस कर दोगे। जाओ जाओ, पहले 500 ऑमलेट लेकर आओ। फिर पीलू अगले दिन सोने के अंडे से 500 ऑमलेट की इच्छा रखती है।
और उसमें से 500 ऑमलेट निकल आते हैं। अगले दिन पीलू सभी अन्य पक्षियों के साथ अपने घोंसले में कड़क का इंतजार कर रही थी। क्यों पीलू, शर्त हारने के लिए तैयार हो ना? 10 लाख है कि नहीं तुम्हारे पास? अगर हार गई तो ये सारी चिड़िया तुम्हें पीटेंगी, क्योंकि तुम्हारे कारण इनकी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन ऐसी शर्त तो मैंने नहीं रखी। तुम वाकई बहुत बड़े धोखेबाज हो। लेकिन मुझे फिक्र नहीं, तुम शर्त हारने वाले हो। ये देखो, ऑमलेट गिन लो, पूरे 500 है। अरे अरे नहीं नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है, इतने सारे ऑमलेट। वो भागने लगता है, लेकिन सारे पक्षी उसको पकड़कर पीटने लगते हैं और अपनी जमीन के पैसे ले लेते हैं और पीलू को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। इस तरह से पीलू सबकी मदद करके खुशी खुशी रहने लगती है।